नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। उम्मीद करते हैं कि कल जैसा बाजार में देखने को मिला वैसा रुझान आज ना देखने को मिले। कल भारी भरकम गिरावट के साथ बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली। 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट हमने देखी, यानी कि जिस दिन इलेक्शन के नतीजे आए थे, जो चुनावी नतीजे आए थे, उसके बाद की सबसे बड़ी गिरावट कल के मार्केट्स में हमने देखी और इनफैक्ट 2 दिन से लगातार कमजोरी ही देखने को मिल रही है। क्या 2 दिन की कमजोरी अब पॉजिटिविटी में बदलती हुई दिखेगी? क्या आज बाजार में रिकवरी देखने को मिलेगी? इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू मनी 9 सर। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, धन्यवाद बुलाने के लिए। सब मार्केट में हमने देखा 2 दिन से कोहराम देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मंडे का दिन तो ब्लैक मंडे कहना चाहिए या तो फिर ब्लडी मंडे कहना चाहिए, क्योंकि हर तरफ हमने लाल निशान के साथ ही क्लोजिंग होती हुई दिखी। लगातार दूसरे दिन, जैसे मैंने कहा, बाजार में गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली और इनफैक्ट 4 जून के बाद जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद मार्केट में हमने देखा सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी 662 अंक एक ही दिन में, सेंसेक्स 2222 अंक और बैंक निफ्टी में भी 1250 अंकों के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो जापान के जो बाजार हैं वही एक ट्रिगर पॉइंट के रूप में सामने आए, क्योंकि इंटरडे में निफ्टी ने 24,000 का जो लेवल है वो भी तोड़ दिया था। 26 जून के बाद पहली बार हुआ कि निफ्टी में हमने देखा 24,000 का जो लेवल है वो भी टूट गया। इनफैक्ट इंटरडे में तो हम 23,900 के भी नीचे फिसलते हुए नजर आए थे। और जापान में हमने देखा जो 1987 के जो ब्लैक मंडे है उसके बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। और इनफैक्ट जापानीज मार्केट या जापान की जो करेंसी है येन, जिस तरह से उसमें एप्रिसिएशन देखने को मिला है, वही एक ट्रिगर पॉइंट है जिस वजह से दुनिया भर के मार्केट्स में हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है, खासतौर पे यूएस के मार्केट्स में। और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमने निफ्टी के में भी देखा कि 2 दिन से अगर आप देखें जो गिरावट हुई है निफ्टी में, 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट ऑलरेडी निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। जो रिकॉर्ड हाइज बने थे 25,078 के, वहां से निफ्टी में 1000 अंकों से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल चुकी है। सेंसेक्स की बात करें 78,300 के भी नीचे हमने दिन के दौरान जो लेवल्स हैं वो बनते हुए देखे थे। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, यहां पे प्रेशर आप देखेंगे और भी ज़्यादा आपको नजर आएगा। इंटरडे में 49,750 के नीचे के जो लेवल्स हैं वो भी देखने को मिले थे। हालांकि क्लोजिंग 50,000 के ऊपर देखने को मिली है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात या सबसे ज़्यादा डरावनी बात जो है वो ये है कि फियर गॉज, जिसे हम वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, जिसे हम इंडिया विक्स के नाम से भी जानते हैं, इंट्राडे में 60% से ज़्यादा की बड़ी उछाल यहाँ पे देखने को मिली थी 2015 के बाद। यानी कि 9 साल में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी, सबसे ज़्यादा डर जो है मार्केट में, वो इंट्राडे बेसिस पे कल के सेशन में ही देखने को मिला है। तो अंशुल सर, पहले ये डर की बात ही कर लेते हैं, क्योंकि डर ही है जो मार्केट्स को गिरा रहा है वर्ल्ड ओवर की जहाँ तक बात है। और इसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो जापानीज मार्केट है। येन जिस तरह से अप्रिशिएट हो रहा है, जो येन कैरी ट्रेड है वो रिवर्स होता हुआ दिख रहा है, लोग ऐसा कह रहे हैं, जिस वजह से मार्केट्स में गिरावट आई है। तो ये जो वॉलेटिलिटी 2015 के बाद या फिर 9 साल की ऊंचाई पर पहुंचती हुई दिखी है, इसके क्या मायने हैं सर? ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि बाजार में गिरावट और आने वाली है, अभी बाकी है? देखिए संदीप जी, एग्जैक्टली ये तो नहीं कहूंगा कि ये दर्शा रहा है कि बाजार में और गिरावट आ रही है, बट ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि अगले कुछ सेशन बहुत स्मूथ राइड नहीं रहने वाला है। हम हेवी वॉलेटिलिटी फेस करेंगे। ऑप्शन प्लेयर के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा दिक्कत भरा माहौल रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप प्लेयर्स तो लॉन्ग ओनली डिलीवरी है, तो इतना अंतर नहीं जाएगा उनको। बट ऑप्शन प्लेयर्स या फ्यूचर्स, अगर आप डेरिवेटिव्स में प्ले करते हैं, जहाँ पे लिवरेज प्ले करते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। क्योंकि जो ये यन कैरी ट्रेड है, ये जब रिवर्स होता है, तो पिछली बार जब हुआ था, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पूरी एशियन करेंसीज पे आया था, जिसको हम एशियन करेंसी क्राइसिस भी कहते हैं। तो ये जो कल विक्स बढ़ा है, ये उसी के घबराहट में बढ़ा है कि ऐसा ना हो कि ये बटरफ्लाई इफेक्ट आने लगे और फिर ये पूरी एशियन करेंसीज पे हावी होने लगे। तो वो एक डर है, प्रोबेबली 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। सामने अभी आरबीआई की मीटिंग भी खड़ी हुई है, इसलिए भी थोड़ा सा विक्स बढ़ना था। और मार्केट हल्का सा नीचे आ रहा था, प्रॉफिट बुकिंग में सही नीचे आ रहा था, इसलिए हल्का सा विक्स बनना था। उसके साथ ये यन कैरी ट्रेड का जो ये पूरा फियस्को आया, इसकी वजह से एकदम से इंट्राडे में जो आपने कहा 60% तक की अपसाइड आ गई है। और मैं देखूं तो मेजर सपोर्ट के लेवल्स पे था 1150 1160, हिस्टोरिकली सपोर्ट जोन थी, वहां से बाउंस बैक्स आते थे। लेकिन सिंगल डे में इतना बाउंस बैक आना, ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा सा आगे आप बम्पी राइड रहेगा। थोड़ा अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन मोड जो रहता है, जिसको हम कहते हैं, उसको ऑन कर लेना चाहिए। 2-3 हफ्ते अगर आप अपनी कैपिटल वाइप आउट नहीं कर लेते हैं, तो फिर आगे वापस मार्केट में अच्छा माहौल आएगा, जहां पे पैसा बनाने का मौका बनेगा। तो मैं कहूंगा अगले 2-3 हफ्ते कैपिटल प्रोटेक्ट करने की कोशिश ज्यादा करनी चाहिए।
तो बम्पी रह सकती है, राइट, चॉपी रह सकती है, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले कुछ जो दिन है बाजार के लिए वो शायद इतने स्मूथ ना रहें, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव उठापटक जो है वो मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में कैपिटल प्रिजर्वेशन यानी कि अपनी पूंजी बचाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि पूंजी बची होगी तो ही लोअर लेवल्स पे दोबारा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा या फिर खरीदारी कर सकते हैं। निफ्टी की जहाँ तक बात है सर, हमने इंटरडे में कल 24,000 का जो लेवल है उसको भी तोड़ा, हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर होती हुई दिखी। तो अब ये निफ्टी में और कितनी गिरावट आपको नजर आ रही है, कौन से अहम लेवल्स हैं, क्योंकि 4 जून का जो लो था, बजट वाला जो लो था 24,074 का, वो तो हमने तोड़ा ही तोड़ा। निफ्टी ने दिन के दौरान 23,900 का लेवल भी तोड़ दिया था। देखिए संदीप जी, जब सुबह में लाइव था तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम मार्केट क्लोज होते होते 24,400 को प्रोटेक्ट करेंगे। और आप देखिए कि मार्केट ने किस हद तक सरप्राइज किया है। हम 24,000 के आसपास इंट्राडे में तो हमने और बल्कि नीचे में 23,900 तक का लो बना लिया था, लेकिन प्रीवियस लो जो है ये प्रोटेक्ट हुआ है। तो मैं अभी थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि मैं बेरिश यहाँ से एटलीस्ट अगले 2-3 सेशन के लिए नहीं हूँ। प्रीवियस मंथ लो था 24,074, हम उसके आसपास आगे क्लोज किए हैं। एग्जैक्टली कहें तो उसके आसपास या उसके हल्का सा ऊपर आगे क्लोज किए हैं। तो यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1-2 सेशन हम या तो साइडवेज रहेंगे या बाउंस बैक करेंगे। बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, क्योंकि लोअर डिग्री चार्ट्स पे हम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और आखिरी आधा घंटे में 40 मिनट में थोड़ी सी बाइंग देखने के लिए मिली है, जो प्रोबेबली कल और परसों के सेशन में आगे बढ़ती हुई दिखेगी। तो कल लास्ट आवर में जो सेलिंग आई है वो आज और कल के सेशन में कंटिन्यू रहेगी। अपसाइड में मैं 24,200 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वहां पे अगर रिजेक्शन बनता है तो वापस से हम 23,900 एंड बिलो के लेवल्स देखेंगे। बट फिलहाल के लिए आज और कल के सेशन में मैं मान के चल रहा हूँ कि हम 24,200 तक बाउंस बैक कर सकते हैं। कमजोर कड़ी बैंक निफ्टी रहेगी। कमजोर कड़ी बैंक निफ्टी रहेगी, लेकिन निफ्टी में बाउंस बैक आ सकता है जो कि 24,200 तक जा सकता है बैंक निफ्टी। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल भी है, बैंक निफ्टी अगर सर हम कल के सेशन में देखेंगे तो 1258 अंक गिर के बंद हुआ, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड हाई से देखें जो कि 53,000 के आसपास के थे, 53,357 टू बी प्रिसाइज, वहां से 3200 अंकों की गिरावट हो चुकी है। 3,265 अंक टू बी प्रिसाइज निफ्टी बैंक हायर लेवल से करेक्ट हो चुका है। तो इतनी बड़ी करेक्शन जो हायर लेवल से हो चुकी है, 53357 ये आप चार्ट पे देख भी पा रहे हैं राइट साइड में नीचे, तो वहां से जो इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है सर, इसके क्या मायने हैं सर? निफ्टी में हमने देखा 1,000 पॉइंट 2 दिन में ही निकले रिकॉर्ड हाई से, बैंक निफ्टी में जो 3,000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है उसके मायने क्या समझ रहे हैं आप? देखिए संदीप जी, इसको बताने के लिए थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। आपका 2 मिनट का समय लूंगा। प्लीज सर। एफ आई पोजिशनिंग अगर समझेंगे तो हमको बहुत क्लियर होगा कि मार्केट में डाइवर्जेंस बहुत पहले से था और इस तरह की फॉल हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी, जो शायद रीड करने में लगभग सारे एक्सपर्ट्स गलत निकल गए। वहां था, आप देखेंगे कि 4 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक मार्केट जो है एफआईआई की इंडेक्स नेट पोजीशन देखें, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन में थी। एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन हम कहते हैं 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, 1,40,000 पे ओवरबॉट हो जाता है, 5 लाख के ऊपर एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाता है। और पोजीशन जो खड़ी थी वो 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट की खड़ी थी। अब यहाँ पे हम सब मान के चल रहे थे कि निफ्टी में है पोजीशंस, और निफ्टी जुलाई के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक में थोड़ा सा डिप भी ली और टुवर्ड्स दी एंड वापस 25,000 तक हाई बनाई। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो वो जुलाई के फर्स्ट वीक से ही मतलब जुलाई जिस दिन स्टार्ट हुआ था सीरीज, वहीं से कंटिन्यूअसली डाउन मूव में अंडर परफॉर्मिंग करती हुई, और अगर आप वहां पे क्वार्टरली वीवैप ड्रॉ करें जुलाई के स्टार्टिंग से तो वो कंटिन्यूअसली उसको रिजेक्ट करते हुए आ रहा था। और पोजीशंस देखें एफआईआई की तो आप बची हैं कल के सेशन में केवल 40,186, ये परसों की ईओडी तक था। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से हम 40,000 कॉन्ट्रैक्ट पे बचे थे, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कम हुए और निफ्टी जो है वो 400 पॉइंट रैली ली थी। तो ये कंफ्यूजिंग डेटा था। हम ये मान के चल रहे थे कि यहाँ से वापस से अगर एक्सट्रीम ओवरबॉट में जाते हैं तो निफ्टी जो है हमको बहुत आराम से 25,750 25,800 का लेवल दिखा देगी। लेकिन ये सेकेंड लेग ऑफ रैली में जो एफआईआई थे उन्होंने निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में ज्यादा पोजीशंस बनाई थी और वो धीरे धीरे स्क्वायर ऑफ हुई थी। तो ये डेटा पढ़ने में लगभग सारे एक्सपर्ट गलत हुए थे और इसी की वजह से जो फॉल आई है 3 दिन की, ये कोई भी लगभग प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे मैं मानता हूं कि मैं भी गलत था और मेरे साथ लगभग सारे एनालिस्ट गलत निकल गए कि हम निफ्टी में रीड करते गए और निफ्टी के साथ इस डेटा को कोरिलेट करते गए, जबकि वो बैंक निफ्टी में
पोजीशन बनी और स्क्वायर ऑफ हुई, तो अगले आगे चलते हुए भी बैंक निफ्टी रिलेटिवली मुझे ज्यादा वीक लग रही है। अगर ये न्यूट्रल टू नेगेटिव जाते हैं, तो न्यूट्रल भी जाते हैं तो आप मान के चलिए कि 48,400 बैंक निफ्टी में नीचे आता हुआ दिखेगा। और अगर 48,400 नीचे आता है बैंक निफ्टी में, तो निफ्टी में भी फिर हमको थोड़ी सी डाउनसाइड 23,700 23,750 तक की आराम से देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, 48,400 अगर बैंक निफ्टी पे आता हुआ नजर आ रहा है तो 23,750 23,700 तक के जो लेवल्स हैं वो निफ्टी में भी आने की आशंका है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर है और ये निफ्टी को भी नीचे की ओर खींच सकता है, क्योंकि बैंकों का निफ्टी में भी पार्टिसिपेशन है। एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, इनकी वजह से यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल सकता है। कल के सेशन में सर अगर हम सेक्टोरल बात करें, आपने निफ्टी बैंक तो बोला कि एक कमज़ोर कड़ी है, बाकी सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वैसे तो सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान के साथ, गिरावट के साथ ही बंद होते हुए दिखे। जो ज़्यादा प्रेशर था वो मेटल इंडेक्स पे देखने को मिल रहा था। मेटल के साथ साथ रियल्टी, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक इंडेक्स, ये 4 से 5% टूटे हैं। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऑटो, तेल गैस, पीएसयू, एनर्जी और आईटी, इनमें भी 3 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो क्या इनफैक्ट कल हमारे साथ शरद मिश्रा जी जुड़े थे, मैंने उनसे भी यही सवाल पूछा था कि क्या सर ये मेटल और उसके साथ साथ जो रियल्टी सेक्टर है, रियल्टी में तो इनफैक्ट बजट के बाद से हम देख रहे हैं कि गिरावट का दौर जारी है, जब से वो इंडेक्सेशन वाली खबर आई है। और मेटल जब भी कहीं भी रिसेशन की बात आए, चाहे यूएस में आ जाए चाहे चाइना में आ जाए, मेटल सबसे पहले टूट जाते हैं। तो रियल्टी और मेटल क्या ये बड़ी गिरावट की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए संदीप जी, जनरली मुझे याद है कि हम जब लास्ट टाइम हमने सेशन रिकॉर्ड किया था, तब मेटल्स पे हमारा डिस्कशन हुआ था कि 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने आया है, 1 से 2 दिन और रैली कर सकता है, बट उसके बाद जब पिटाई होगी तो 8,500 तक इसमें डाउन मूव आता हुआ मुझे दिख रहा है। और आप पिछले 3 सेशन में देखें तो 9,760 के हाई से हम 8,860 का लो बना रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट नीचे आ गए 3 दिन में। और प्रोबेबली यहाँ पकड़े तो 8,534 रुपए का जो स्विंग लो है, ये इलेक्शन के रिजल्ट के दिन आया था, ये स्विंग लो हम टेस्ट कर लेंगे। तो मेटल में 2 दिन और डाउनसाइड दिख रही है। इसके बाद जो शार्पेस्ट बाउंस आएगा वो मेटल इंडेक्स में ही आएगा। तो मैं 2 दिन और डाउन मूव के बाद अगर ये बाउंस बैक प्ले करने की कोशिश करूंगा, तो पहला इंडेक्स होगा मेटल, जहां मैं बाउंस बैक प्ले करूंगा। दूसरा अपने रियलिटी का, रियलिटी में अभी मुझे यहाँ से और 10 से 12% और डाउनसाइड दिख रही है। और बाउंस बैक में मेटल में जैसे बड़ा बाउंस आया था, रियलिटी में मैं बड़ा बाउंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। 1-1.5 दिन का, वो भी 1.5 से 2% का मैक्सिमम बाउंस बैक आ सकता है, वहां से 10% की वापस से डाउनसाइड दिख सकती है। तो रियलिटी एज एन इंडेक्स और रियलिटी के स्टॉक्स को मैं एटलीस्ट ऑन द लॉन्ग साइड देखना भी नहीं पसंद करूंगा अगले 15-20 दिन के लिए। कोई एक सेक्टर, अगर आप 1 से 2 सेक्टर मुझसे पूछे, तो मैं मेटल में कहूंगा कि 8,534 आने पे मेटल इंडेक्स में बाउंस बैक प्ले करना काफी अच्छा रहेगा। एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 3 से 5 दिन में स्टॉक्स 8-8 10-10% बाउंस बैक कर सकते हैं। टॉपिक अगेन मेरी टाटा स्टील रहेगी कि अगर वो लोअर लेवल्स पे मिलती है तो वहां से बाउंस बैक प्ले कर सकते हैं। दूसरा मैं बैंकिंग स्पेस में कहूंगा 48,400 अगर आपको फटाफट मिल जाता है तो वहां से बाउंस बैक प्ले करेंगे। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये 2 बैंक में अगर बाउंस बैक सपोर्ट जोन पे प्ले करेंगे तो आपका बहुत जल्दी से पैसा बनेगा। तो मेटल और बैंक्स मेरे को ऑन द बाउंस बैक सबसे तेज लग रहे हैं, बट 2 से 3 दिन लगेगा बॉटम बनने में। 2 से 3 दिन लगेंगे बॉटम बनने में, और बॉटम बनने के बाद मेटल और बैंकिंग खास तौर पे यही बाउंस बैक में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ भी सकते हैं। तो रियल्टी में कोई स्टॉक्स जो आप मेंशन करना चाहेंगे सर? एक समय आप सनटेक रियल्टी काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड कर रहे थे, उसमें बहुत अच्छे गेंस बनते हुए दिखे भी थे। अब अगर आप कह रहे हैं कि अवॉइड करना है तो जिनके पास रखा है वो क्या करें? और देखिए सनटेक रियलिटी में लगभग 699 का हाई बना है। और सनटेक रियलिटी इकलौता काउंटर है जो पूरी फॉल में आप देखिए अपने आप को प्रोटेक्ट करते आ रहा है। इसमें 98 वीक्स का बेस ब्रेकआउट था, उसी को रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ रहा है। तो जब तक सनटेक रियलिटी 490 511 इस जोन को, इस ब्रैकेट को अपना प्रोटेक्ट करके चल रहा है, तब तक मैं बाय ऑन डिप्स की सलाह दूंगा। बट इसके अलावा मैं बाकी किसी रियलिटी काउंटर्स में टच करने की भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि सनटेक रियलिटी के करंट क्वार्टर में जब रिजल्ट आएंगे, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे और रिजल्ट के आसपास से सेकंड लेग ऑफ रैली इसमें डेवलप होगी। बट सेक्टर टेलविंड इस स्टॉक को नहीं मिलेगा, तो स्टैंड अलोन बेसिस पे चलेगा। 490 511 ये रेंज है जहां पे आपको फ्रेश बाई करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आराम से होल्ड कीजिए। स्टॉक में बहुत ज्यादा कोई ऐसी डाउनसाइड नहीं दिख रही है।
करंट मूव एकदम एक्सट्रीम ड्राइड अप वॉल्यूम पे है, तो मैं इसको पुल बैक की तरह देख रहा हूँ। ठीक है, कल की अगर कमजोर कड़ियों की बात करें तो उसमें कैपिटल गुड्स और पीएसयू बैंक्स, इनको भी शामिल कर सकते हैं। तो ये जो कैपिटल गुड्स में गिरावट आ रही है और पीएसयू बैंक्स जिस तरह से पिट रहे, खासतौर पे नंबर्स आने के बाद, एसबीआई के नंबर्स भी हमने देखे, हर बैंक के नंबर में एक चीज जो कॉमन नजर आ रही है वो है कॉस्ट प्रेशर, जिस वजह से जो निम्स हैं, एनआईएम्स यानी कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वहां पे प्रेशर जरूर देखने को मिल रहा है। और वही ब्रोकिंग हाउसेज की चिंता का विषय भी है, जो कि आगे जाते हुए और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिस वजह से इनके जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वहां पे प्रेशर आ सकता है। एसबीआई पर यूबीएस ने जो बिकवाली की राय है वो केवल इसी बेसिस पर ही दी है कि इनके जो कॉस्ट प्रेशर है वो शायद आगे भी इनका जो आरओए है उसको डेंट कर सकती है। तो पीएसयू बैंक्स और कैपिटल गुड्स पर अपनी राय दें सर। देखिए, कैपिटल गुड्स में तो मेरी राय क्लियरली सेल की है। अगर एक एक दिन और इसमें डाउन मूव आ सकती है, प्रोबेबली आज का सेशन या कल का सेशन और रहेगा जहां पे हम बॉटम बना लेंगे, वहां से बाउंस बैक आएगा। बट ये सेल ऑन रैलीज का ही मार्केट रहेगा। स्पेसिफिकली अगर बात करें एलएनटी की कैपिटल गुड्स में, तो मेरे को ये काफी ज्यादा कमजोर लग रहा है। नीचे 3300 रुपए आता हुआ दिख रहा है, फिलहाल 3500 का भाव है। यहाँ से रैली में कहीं भी 36-50 मिल जाता है तो सेल करना चाहिए 3300 रुपए तक। तो कैपिटल गुड्स मेरे को स्पेसिफिकली वीक लग रहा है। और पीएसयू बैंकिंग में आपने कहा, तो पीएसयू बैंकिंग में एक कैन बैंक है जो मेरे को ठीक लग रहा है। इसके अलावा बाकी स्टॉक्स में पिटाई होती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र बैंक मेरे को ठीक लग रहा था, बट उसमें भी जिस अमाउंट की सेलिंग आई है, थोड़ा सा एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं अभी यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगर ओवरऑल पूरे करेक्शन में ये अपना 55 का लेवल प्रोटेक्ट करके ले जाता है, तो फिर मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए बाय रेकमेंड करूंगा। बट मैं अगले 1 से 2 हफ्ते पहले पीएसयू बैंक्स की प्राइस एक्शन को देखना पसंद करूंगा, उसके बाद ही मैं बाय रेकमेंड करूंगा। चलिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक बात चलिए तो बता दें कि निफ्टी के कल 50 में से 46 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान के साथ बंद होते हुए नजर आए। इसके अलावा आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोर कड़ी है। ऑटो शेयरों की अगर हम बात करें तो उसमें साथ में ओएनजीसी को शामिल कर लीजिए। अदानी पोर्ट्स, कल अदानी ग्रुप का जो उत्तराधिकार योजना है, सक्सेशन प्लान है, उसको लेकर भी बातचीत थी बाजार में। ये टॉप लूजर्स थे। खरीदारी में अगर हम कुछ देखें तो वो एफएमसीजी स्टॉक्स थे, एचयूएल, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर देखिए, ब्रिटानिया देखिए, उसमें आप एचडीएफसी लाइफ को भी शामिल कर सकते हैं। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। केवल 4 शेयर ऐसे थे निफ्टी में जो कि हरे निशान के साथ बंधे होते हुए दिखे। और एडवांस डिक्लाइन आप देखिए, केवल 222 शेयर ऐसे थे जो कि मजबूत थे, बनस्पत 2332 शेयरों के जो कि गिरावट के साथ कल के सेशन में बंद हुए। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स 2000 अंकों से ज़्यादा और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 2300 अंकों के आसपास ही गिरावट के साथ कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। टाटा मोटर्स के अलावा आप एफएनओ में देखिए, संवर्धन मदरसन, ये एक कमजोर कड़ी थी, ये गिरकर बंद हुआ। एलआईसी हाउसिंग 2 दिन से कमजोर है जब से नंबर्स आ रहे हैं। और इंडिया मार्ट आप देखिए, इसमें भी रिजल्ट्स के बाद से गिरावट ही देखने को मिल रही है। एफएनओ में भी एफएमसीजी ही चमक रहे थे, डाबर, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, इनमें ही ज्यादा एक्शन देखने को मिला था। तो छोटे मझोले स्टॉक्स में सर जिस तरह से प्रेशर बनता है वो देखा है। 2-2000 पॉइंट्स की जो हमने गिरावट देखी है कल के सेशन में, आपकी क्या राय होगी सर? क्या ये लेवल्स ल्यूक्रेटिव हैं या आपको लगता है कि और थोड़ा डिप आने दें उसके बाद सोचें खरीदारी करने के बारे में? देखिए संदीप जी, इसमें मैं थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ के बारे में बताऊंगा आपको। हम मोमेंटम मार्केट में देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप हम तभी ट्रेड करते हैं जब मार्केट में मोमेंटम होता है। अब मोमेंटम एक वर्ड है, आप इसको जज कैसे करेंगे? इसको जज करने का सिंपल सा तरीका होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो, या एटलीस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो हो, ताकि मोमेंटम डेवलप होना स्टार्ट हो। और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आते हैं तो स्टॉक्स मोमेंटम में आते हैं, जिसमें 3 से 5 दिन में 8 से 20% की, या फिर वो रैली एक्सटेंड होते 40-50% की होती है। तो हम इसको इस तरीके से जज करते हैं। अब करंट जंक्चर पे आप देखें तो केवल 24% स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, यानी 76% ऑफ द स्टॉक्स में मोमेंटम मिसिंग है। और स्टॉक्स से वो 50 डे मूविंग एवरेज देखें तो 50% स्टॉक्स ऐसे हैं जो ओवरऑल एनएससी यूनिवर्स में जो अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी आधे स्टॉक अपने मोमेंटम फेज को डेवलप कर रहे हैं, आधे फेज के नीचे जा चुके हैं। तो ये वो आइडियल मार्केट ब्रेथ नहीं है जहां पे आपको ब्रेकआउट्स प्ले करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप ये वो जोन है जहां पे आपको कंप्लीटली अवॉइड करके चलना चाहिए। तो मैं कहूंगा मिड कैप स्मॉल कैप में अगर आपके पास लॉन्ग है और मार्केट में अगर कहीं भी 2 दिन का बाउंस बैक आता है जिसकी एक्सपेक्टेशन है, तो उस बाउंस बैक में लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश कीजिए। फ्रेश ब्रेकआउट्स प्ले करना फिलहाल के लिए काफी खतरनाक है, क्योंकि या तो ब्रेकआउट्स फेल होंगे, या अगर ब्रेकआउट सस्टेन भी होता है तो वो फ्लाइंग मूव, वो फ्लाइंग स्टार्ट नहीं मिलेगी जो हमें पिछले 12 महीने में मिली थी कि डिप मिलता था और 3-4 दिन के बाद मार्केट बाउंस बैक कर देता था।
वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो यहाँ पे मिड कैप स्मॉल कैप में बाउंस बैक जरूर आएगा, बट ये अब सेल रैलीज का मार्केट हो चुका है। सेल ऑन बाउंस, सेल ऑन रैली का ही आप व्यू लेके चले मिड कैप्स में, क्योंकि मोमेंटम मिसिंग है और मोमेंटम नहीं होता है तो आपको ट्रेडिंग पोजीशंस मिड कैप स्मॉल कैप में नहीं बना के चलनी चाहिए। कोई बाउंस बैक मिले तो आपको एग्जिट करने के बारे में फिलहाल सोचना चाहिए जब तक फ्रेश मोमेंटम बाजार में नहीं बनता। अब मोमेंटम क्यों मिसिंग है? मोमेंटम इसलिए मिसिंग है क्योंकि जापान एक कमज़ोर कड़ी के तौर पे सामने आया। तो अगर हम आज की तैयारी शुरू करें और आज किन स्टॉक सेक्टर्स में पैसा बन सकता है उनकी बात करें, तो कल हमने देखा था सर, जापान के जो जुड़े हुए जो स्टॉक्स हैं, जो जापानी कंपनियां हैं, जापान की कंपनीज हैं, वो इंडिया में जो ट्रेड करती हैं उसमें मारुति भी एक है। हो सकता है कई लोगों को हैरानी हो, लेकिन मैं बता दूं कि क्योंकि ये सुजुकी ओन्ड है तो ये जापान की कंपनी है। एक समय ये इंडियन कंपनी हुआ करती थी, तो उसमें मारुति हुआ, हिताची एनर्जी हुआ, जॉनसन कंट्रोल हुआ, पैनासोनिक हुआ, निप्पॉन इंडिया एएमसी हुआ, असाही इंडिया ग्लास हुआ। ये कुछ कंपनियां हैं जो कि जापान से रिलेटेड है और उनमें हमने देखा कि कल के सेशन में काफ़ी गिरावट देखने को मिली भी है। उसमें मारुति 4%, हिताची में भी करीब 3.25% के आसपास ही गिरावट देखने को मिली। तो ये जो जापान लिंक्ड कंपनीज है सर, उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए आज के सेशन में? देखिए, मैं इसको बहुत ज्यादा कंपनी स्पेसिफिक कोई वो नहीं मानूंगा। जो प्रॉब्लम आई है ये जापानीज बॉन्ड और जापानीज बैंक ने जो रेट बढ़ाए हैं उस चक्कर में आई है। तो ये गवर्नमेंट या जो सेंट्रल बैंक है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसका स्पिल ओवर इफेक्ट सारे मार्केट्स में आया है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जापानीज कंपनी पिटी है, आईटी पिटा है, मेटल पिटे हैं जिनका जापान से कोई लेना देना नहीं है। मेटल का पूरा चाइना से लेना देना होता है। तो ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड सेलिंग है। बट हाँ, मारुति एक स्टॉक है जो मेजर सपोर्ट जोन पे आया है और परसों के सेशन, सॉरी कल के सेशन में थोड़ी फैग एंड पे बाइंग देखने के लिए मिली है। तो अगर सपोर्ट जोन में थोड़ा सा और डिप मिल जाता है 11,800 के आसपास, अगर मारुति आता हुआ दिखता है तो वहां से एक बाउंस बैक, एक बाइंग देख सकते हैं। दूसरा अपने ये पावर इंडिया की बात की, यहाँ पे भी 50 डे मूविंग एवरेज पे। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर अप्रोच रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। आउट ऑफ ऑल द नेम्स आपने जो डिस्कस किए हैं, मुझे मारुति बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर 11,800 के आसपास मिल जाता है तो मैं मारुति में बहुत इंटरेस्टेड रहूंगा बाउंस बैक प्ले करने के लिए, क्योंकि ऑटो इंडेक्स अच्छा करेक्ट हुआ है, वहां बाउंस बैक आ सकता है। और उसमें मारुति अच्छा टॉप गेनर रहा था, प्रीवियसली रैली में विनर्स की कैटेगरी में रहा था। तो वहां पे बाउंस बैक फ्रॉम सपोर्ट आना काफी आसान रहेगा। ठीक है, आपने मारुति की बात करी, इनफैक्ट ऑटो सेक्टर की जब बात हुई है और आप जब कह ही रहे हैं कि मेटल में गिरावट अपनी वजह से, इनफैक्ट ऑटो के साथ साथ जापान से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनके अलावा मेटल में, आईटी में, सब में गिरावट आई है। तो ऑटो की मैं बात कर लूँ सर, टाटा मोटर्स हुआ, मदरसन सुमी हुआ या संवर्धन मदरसन हुआ, या इसमें आप भारत फोर्ज को देख लीजिए। ये ऐसी कंपनी है जिनका ग्लोबल बिजनेस काफ़ी बड़ा है क्योंकि इंटरनेशनल प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है इनकी, अगर आप आईटी मेटल के अलावा एक्सपोजर की बात करें। और इन्हीं शेयरों की हमने देखा कल पिटाई भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। टाटा मोटर्स तो इनफैक्ट 2 दिन से लगातार कमज़ोर हो रहा है। संवर्धन मदरसन भी 8.5% गिर के बंद हुआ क्योंकि इनका ग्लोबल कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो सप्लाईज काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑटो शेयरों में जो गिरावट हो रही है, स्पेशली जिनका इंटरनेशनल एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, इनमें आपकी क्या राय होगी? मारुति की बात तो हमने कर ली। देखिए, टाटा मोटर्स में 94 डेज का बेस बना था और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसका ब्रेकआउट आएगा। 1065-921 की रेंज थी। हालांकि ब्रेकआउट आया, वहां से 1160 रुपए तक गया था। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ब्रेकआउट आएगा। और आज के सेशन में देखिए सरप्राइजिंगली हम 1065 के नीचे ही गैप डाउन ओपन किए और लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे आगे क्लोज किए हैं। तो ब्रेकआउट प्लेयर्स कंप्लीटली ट्रैप्ड हैं, लॉन्ग्स यहाँ पे कंप्लीटली ट्रैप्ड हैं। आज कुछ हद तक फ्लश हुआ है और ये फ्लश पूरा होते होते ही अपना लोअर एंड ऑफ द रेंज 921 टेस्ट कर लेगा। तो रैलीज में कहीं भी गलती से आपको 1040 1065 की रेंज मिल जाती है तो टाटा मोटर्स से एग्जिट करने की कोशिश करनी चाहिए। सीधा सीधा 921 रुपए आता हुआ दिख रहा है। दूसरा स्टॉक मदरसन सुमी, ये हमने काफी रिकमेंड किया था स्टॉक्स को, क्लाइंट्स को, जब 126 में 124 में ब्रेकआउट आया था। 200 रुपए के टारगेट के साथ रिकमेंड किया था। 200 रुपए हो चुका है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो यहाँ पे 159 तक की डाउन मूव आ सकती है। तो मदरसन से भी एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर रैली मिलती है कहीं भी 184 185 तक तो एग्जिट कर लेना चाहिए। नीचे में 158 155 की जोन दिख रही है आते हुए, और इस जोन में भी पहले एक बार कंफर्म कर लीजिएगा बाइंग करने से पहले। अगर यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल बनती है तो ही बाइंग की सलाह रहेगी, नहीं तो फिर डाउन मूव थोड़ी और एक्सटेंड करके ब्रेकआउट पॉइंट 124 को भी टेस्ट कर सकता है। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई ऑटो सेक्टर की। कल के आउट परफॉर्मर अगर हम देखें तो वो एफएमसीजी स्टॉक्स थे, चाहे आप डाबर की बात करें, एचयूएल की बात करें, ब्रिटानिया की बात करें, जिसके नंबर्स भी आने वाले हैं। और उसमें आप चाहें तो नेस्ले को भी जोड़ सकते हैं, एचयूएल को भी जोड़ सकते हैं। तो एफएमसीजी शेयरों में सर ये जो आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, इसकी अगर आप थोड़ी वजह समझा पाएँ, क्या केवल डिफेंसिस की वजह से ये चल रहे हैं या फिर नंबर्स इनके अच्छे आ रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और कहाँ पर आपकी नज़र है?
देखिए संदीप जी, जुलाई फर्स्ट वीक में ही लगभग मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि एफएमसीजी इंडेक्स में 27 हफ्तों का कप एंड पैटर्न ब्रेकआउट आया था। 3 हफ्ते की कंटिन्यूअस रैली थी, लेकिन लिक्विडिटी इतनी थी कि निफ्टी को नीचे आने नहीं दिया गया और वहीं पे पूरे ट्रैप की फॉर्मेशन की गई है। तो अब एफएमसीजी इंडेक्स में 26-27 हफ्तों का कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट है। 3 हफ्ते रैली लिया, लास्ट वीक करेक्शन था, करंट वीक में 21 डे मूविंग एवरेज पे ओपन होके वहां से बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पे प्रोबेबली 2-3 हफ्ते की तेजी बनी रहेगी और इंडेक्स पे मुझे 8% का अपमूव दिख रहा है। तो अगर इंडेक्स 8% चलता है तो लार्ज कैप स्टॉक्स में भी 8-10% की मूव आ सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट पैटर्न जस्ट अपने ब्रेकआउट पे है, तो वो स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा स्टॉक मुझे आईटीसी बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अदानी विल्मर मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। बट आउट ऑफ द 3 आप कहेंगे कि कोई एक ही लेना है, तो एनी डे हिंदुस्तान यूनिलीवर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो आउट ऑफ पूरा एफएमसीजी पैक अगर हम देखें तो एचयूएल इनकी टॉप पिक है, जहां पे अभी भी 7 से 8% का अपमूव देखने को मिल सकता है। पीएसयू स्टॉक्स की बात करें, चाहे ओवरऑल पीएसयू की बात करें, रेलवे स्टॉक्स की बात करें, डिफेंस शेयरों की बात करें, तो इनमें 2-3 दिन से पहले ही हम देख रहे थे कि शुक्रवार तक भी गिरावट थी और वो चौथे दिन में अब एक्सटेंड होती हुई दिखी है, कल के सेशन की जहाँ तक बात है। तो पीएसयू, रेलवे, डिफेंस शेयरों में जो गिरावट हो रही है, कोई ऐसे स्टॉक जो आप पे रडार पे जहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ पे खरीदारी के मौके बन रहे हो? देखिए संदीप जी, पिछले 2-3 अपियरेंसेस से आपके प्लेटफॉर्म पे, मतलब पिछले 3 हफ्ते से मैं कंटिन्यूअसली रिकमेंड कर रहा हूँ कि बजट के बाद पूरे स्टॉक्स में काफी तेज गिरावट आएगी, काफी तेज सेलिंग आएगी। वो अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग स्पिल हो गई, पूरे मार्केट में वो स्पिल हो गई, ये अलग बात है। बट रेलवे और डिफेंस में स्पेसिफिकली इन 2 सेक्टर्स को मैं कह रहा था कि आप बिल्कुल आउटराइट सेल करके निकल जाइए। कोई आउटलायर एक दो निकल आएंगे जो चल जाएंगे, अलग बात है। बट एज ए टेल विंड इन इन स्टॉक्स को नहीं मिलेगा, हेडविंड्स बहुत ज्यादा है और ये सारे स्टॉक्स नीचे आएंगे। मैं किसी भी काउंटर में मुझे एज सच कोई लॉन्ग का पैटर्न नहीं दिख रहा है। इकलौता आरबीएनएल है जहां पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ है, थोड़ी सी होल्डिंग है। बट अगर सेक्टर टेलविंड नहीं मिलती है तो अकेला स्टॉक कब तक खड़ा रहेगा, वहां पे भी सेलिंग आएगी। तो मैं रेलवे, स्पेशली रेलवे और डिफेंस में मैं क्लियर कट करंट मार्केट प्राइस से भी सेलिंग की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अगर आपको 5-7-8% बाउंस बैक मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी निकलने के लिए। आपको अब पैसा जो पंप इन करना चाहिए इन स्टॉक से निकाल के मेटल काउंटर्स में पंप कीजिए। मेटल के अलावा आईटी में आप पंप कर सकते हैं। डिफेंसिव में अगर आपको जाना है तो एफएमसीजी में पंप कर लीजिए। एफएमसीजी जस्ट ब्रेकआउट के बाद अभी फर्स्ट पुल बैक लेके चल रहा है, तो सबसे ज्यादा तेजी एफएमसीजी काउंटर्स में दिखेगी। फार्मा में एक प्रॉब्लम मुझे ये रहती है, हालांकि फार्मा तेज है, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे ये रहती है कि स्टॉक स्पेसिफिक कभी वो यूएस एफडीए वाली खराब न्यूज आती है तो स्टॉक एकदम से पिटने लगते हैं। तो मैं फार्मा इसलिए अवॉइड करता हूं इन जनरल। बट एफएमसीजी में, मेटल में आप पैसा डालेंगे तो आपकी कैपिटल ज्यादा जल्दी अप्रिशिएट होगी। तीसरा, आईटी में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से अगर डालेंगे तो वहां भी पैसा अच्छा बन सकता है। आईटी, मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर के बाद से थोड़ा सा आईटी में लंबा ट्रैक्शन आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जो 4 सेक्टर्स मुझे समझ आए सर आपके साथ बातचीत में अभी तक, एक आपने बोला है मेटल, दूसरा एफएमसीजी, इनको बाउंस बैक के लिए प्ले करना चाहिए, तीसरा आईटी है, और चौथा आपने बैंक्स की बात भी करी थी, जिसमें आपने एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के नाम लिए थे। वहाँ पे बाउंस बैक अगर आता है मार्केट्स में तो ये ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, ज़्यादा इनमें रैली देखने को मिल सकती है, बाउंस बैक काफ़ी शार्प हो सकता है। तिमाही नतीजे भी चल रहे हैं सर। वैसे तो बाजार में जिस तरह का सेंटीमेंट है, तिमाही नतीजों का ज़्यादा इंपैक्ट देखने को मिल नहीं रहा, लेकिन एसबीआई की बात करें तो उससे समझ लग जाता है कि नंबर्स इनके ठीक ठाक थे, अच्छे आए थे, ज़्यादातर ब्रोकर्स बुलिश थे, लेकिन उसके बावजूद ये स्टॉक कल 800 रुपये का जो लेवल है इंटरडे में टेस्ट कर गया था। इसके अलावा एयरटेल के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, 150% से ज़्यादा इनका मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। ओएनजीसी, मदरसन सुमी, देवयानी इंटरनेशनल, जिसकी हमने पिछली बार भी चर्चा करी थी जब आपसे बात हुई थी, ये भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो नंबर्स के बाद आपकी क्या राय होगी? और इनफैक्ट आज जो नंबर्स आने वाले हैं, इनफैक्ट उनकी भी बातचीत कर लेते हैं। आज भी एक लंबी लिस्ट है जिनमें नंबर्स आने वाले हैं। उसमें कुछ दिग्गजों की बात करें तो उसमें पीएफसी है, वेदांता है, इसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। टाटा पावर, ब्रिटानिया, टीवीएस मोटर, बॉश, श्री सीमेंट, लुपिन, बर्जर पेंट्स और उसके साथ साथ गुजरात गैस, ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिनके नंबर्स आ जाते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल ये जो पूरा रिजल्ट्स का सिनेरियो बन रहा है, कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पे आ रहे हो सर? देखिए, बहुत ज्यादा कोई स्टॉक आ नहीं रहा है मेरे रेडार पे। एक भारती एयरटेल है जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट करके चल रहा है।
और थोड़े से रिजल्ट भी ठीक आए हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अपसाइड मिल सकती है 1520 1530 तक। बट अगर आप बाउंस बैक के लिए प्ले कर रहे हैं तो फिर 1520 1530 पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। एसबीआई में रिजल्ट अच्छे हैं, बट निम्स को लेके जो थोड़ी दिक्कत चल रही है वो अक्रॉस द बोर्ड स्पिल ओवर होती हुई दिख रही है। तो हाई लाइकली है कि शायद एसबीआई पॉजिटिवली रिएक्ट ना करे। 773 इनिशियल टारगेट रहेगा, 730 नीचे में आता हुआ दिख सकता है। दूसरा वेदांता में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये डाउन मूव मिलती है स्टॉक में 380 के आसपास तक, और तब तक मेटल इंडेक्स भी ओवरसोल्ड हो जाएगा और ये स्टॉक भी ओवरसोल्ड हो जाएगा। तो टाटा स्टील के बाद अगर सेकंड बेस्ट काउंटर आपको खरीदना है तो वेदांता 380 की जोन रहेगी जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए। मार्केट फॉल में ये एक वो प्राइस है जहां पे लोएस्ट रिस्क आपको एंट्री मिलेगी और बाउंस बैक में 10-12% की तेजी आपको फटाफट मिल जाएगी। वेदांता पे थोड़ी सी नजर रखिए, यहाँ पे अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकती है। टाटा स्टील के बाद वेदांता को अपने रडार पे रखिए, 380 के आसपास मिलता है तो मेटल इंडेक्स भी हो सकता है ओवरसोल्ड हो जाए, वहां पे बाउंस बैक की गुंजाइश में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल सकते हैं। और एयरटेल में अगर आप बाउंस बैक के लिए प्ले करें 1520 तक की जो रैली है वहां तक जा सकता है स्टॉक, वहां पे आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करके चलनी है। अच्छा, कल के सेशन में सर पूरा अदानी ग्रुप लाइमलाइट में था। एक उत्तराधिकार योजना की जो बातचीत हो रही है, जो सक्सेशन प्लान बोला गया है कि 2030 तक आ सकता है, 70 साल की उम्र में गौतम अदानी साहब रिटायर हो जाएंगे, अपना जो चेयरमैन का पद है वो छोड़ देंगे। आपने कैसे रीड किया है सर, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक्स में कल हमने पिटाई ही होती देखी है, बाजार का सेंटीमेंट वीक था, उसमें अदानी ट्रांसमिशन हुआ, एनर्जी हुआ, अदानी ग्रीन हुआ, जो ज़्यादा चले हैं स्टॉक्स उन्हीं में हमने देखा कल ज़्यादा पिटाई भी होती हुई दिखी है। 8-8.5% तक अदानी ट्रांसमिशन भी गिर गया था। आपने कैसे रीड किया सर इस न्यूज़ को, और क्या करना चाहिए अदानी ग्रुप के शेयरों में? देखिए, रिटायर भी होते तो ऐसा नहीं है कि बाहर हो जाएंगे। अब हम जब डिस्कस कर रहे थे कि रतन टाटा रिटायर हो जाएंगे, तो अभी भी आप देखिए रतन टाटा पूरे ग्रुप में एक्टिव हैं और चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट के बाद वो कंपनी से अलग हो जाएंगे या बिल्कुल कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। चेयरमैन एमेरिटस का पोस्ट मिल जाएगी और जिसको मार्गदर्शक मंडल कहते हैं उसमें आ जाएंगे वो। तो कंपनी में उनका मतलब इंटरफेरेंस जरूर रहेगा रिजल्ट और डिसीजन मेकिंग में। और वही चीज आप रिलायंस में भी देखेंगे कि जब धीरू भाई अंबानी के बाद दिक्कतें आई थी रिलायंस में, ऐसी चीजें ना हो, इन चीजों से ये बड़े घराने सबक लेते हैं और सक्सेशन प्लान पहले से करके रखते हैं। तो ये इसको पॉजिटिवली रीड करना चाहिए। और अदानी ग्रुप में जो फॉल आई है वो मार्केट रिलेटेड, मार्केट लिंक फॉल है कि पूरा मार्केट ही गिरा है, तो इकलौते ये स्टॉक्स कैसे बच जाते हैं। बट इनमें से अगर मुझे आप कहेंगे कि कोई 2-3 स्टॉक्स पिक करके देना है तो पहला मैं एसीसी पिक करूंगा, दूसरा मैं अंबुजा पिक करूंगा, तीसरा मैं अदानी पावर पिक करूंगा। ये 3 स्टॉक्स मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइज में आप कर सकते हैं। तो ये क्रम वाइज 1 2 3 4 की प्रेफरेंसेस पे है मेरी। बट एसीसी मेरी हमेशा के लिए इनकी टॉप पिक रहेगी, क्योंकि सीमेंट एज ए स्पेस मुझे बहुत तेज लग रहा है और एसीसी में बड़ा पैटर्न वीकली चार्ट पे बना हुआ है। तो एसीसी में मुझे काफी तेजी 3032 तक की तेजी बनती हुई दिख रही है। ठीक है, तो पैकिंग ऑर्डर में एसीसी, अंबुजा, अदानी पावर और उसके बाद इनकी फ्लैगशिप कंपनी है अदानी एंटरप्राइजेस, इसमें आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। 3200 तक एसीसी जा सकता है, ऐसी राय निकल के सामने आ रही है। आखिरी सवाल सर, काफ़ी टाइम ले लिया आपका आज के लिए और इस हफ्ते के लिए, कौन से स्टॉक्स पर आपकी नज़र है जहाँ पे पैसा बन सकता है? आपने 4 सेक्टर्स तो बता दिए, स्टॉक्स भी बता दिए हैं, कुछ और ऐसे नगीने जो आपकी नज़र में हो जहाँ पे पैसा बन सकता हो? देखिए संदीप जी, मार्केट में बहुत तेज गिरावट और सेलिंग आ रही है। तो उन स्टॉक्स में जो स्टॉक्स अल्फा जनरेट करके दे रहे हैं या मार्केट के अगेंस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स में फिलहाल लॉन्ग करना चाहिए। या तो आप देखिए थोड़ा सा साइड में बैठिए। जैसे आपके दिल्ली के साइड एक कहावत है कि सियानी मक्खी कोने में बैठ के चाशनी खाती है, क्योंकि अगर बीच में बैठेगी तो वो चिपक के मर जाएगी। तो या तो आप थोड़ा सा सियाना बनिए और कोने में बैठ के पूरी फॉर्म देख लीजिए, उसके बाद एंटर कीजिए। और अगर मिड वे एंटर करना है तो थोड़ा सा कोने में बैठिए, जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है उन स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। तो 2 स्टॉक्स देता हूं। पहला तो जापानीज कंपनी है, क्योंकि इसमें बड़ा बेस बना हुआ है। हुतमाकी इसका नाम है, HUHTAMAKI, हुतमाकी। इसमें 339 वीक्स का बेस बना है। बेस के ब्रेकआउट के बाद 29 डेज वापस से कंसोलिडेट करके कल के सेशन में स्टॉक में ब्रेकआउट आया है। तो 415 425 पे क्लोज हुआ है। अगर 415 पे मिल जाता है तो ये बहुत बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 380 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइए। 480 रुपए का फिबोनाची एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, तो उसको पहला टारगेट पकड़िए और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर 600 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा शक्ति पंप।
बजट में इनको थोड़ा सा इस सेक्टर को थोड़ा सा पॉजिटिव वो मिला है, और इसमें एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना है। 22 दिन का पोल था, 19 दिन का फ्लैग था। कल ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट में जो चीज मुझे इंटरेस्ट की लगी है वो ये है कि स्टॉक में लगभग 321% वॉल्यूम राइज हुआ था। 618 618 थाउजेंड का वॉल्यूम था। तो ये वॉल्यूम के साथ चला स्टॉक है, फ्लैग से ब्रेकआउट आया, तो इस स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 4480 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकले, स्टॉक में बाइंग कर लेना चाहिए। 4700 का स्टॉप लॉस रहेगा, 5200 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। वहां से थोड़ा कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है, बट एवेंचुअली ये स्टॉक 5500 तक जाता हुआ दिखेगा। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो अगेंस्ट द मार्केट अल्फा जनरेट कर रहे हैं। इन स्टॉक्स में आपका पैसा अगर लगता है तो कैपिटल एप्रिसिएशन के चांसेस काफी हाई रहेंगे। क्या व्यू, क्या ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं सर आप? इसी हफ्ते आ जाएंगे या फिर 10-15 दिन होल्ड करना होगा? देखिए, अगर मार्केट में आज या कल में अगर बॉटम बन जाता है बाउंस बैक के लिए, तो प्रोबेबली 5 से 7 दिन में ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। लेकिन अगर 2-3 दिन 5 दिन और मार्केट डाउनसाइड स्ट्रेच करता है तो हो सकता है स्टॉक साइडवेज रहे। तो आप एक बार के लिए 2 से 3 हफ्ते का व्यू पकड़ के चलिए, हो सकता है उससे पहले आ जाए, बट थोड़ा सा अगर 2 से 3 हफ्ता का व्यू पकड़ेंगे तो रिलेटिवली टारगेट्स अचीव करना काफी आसान रहेंगे। तो 2 से 3 हफ्ते का आप व्यू लेके चलिए। हुतामाकी पीपीएल, जिसे हम पहले जानते थे पेपर प्रोडक्ट्स के नाम से, ये एक शेयर है जिसमें आपको 415 रुपये के आसपास खरीदारी करके चलना है, और 480 का टारगेट है। 380 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, और 480 के बाद हो सकता है इवेंचुअली स्टॉक 600 रुपये तक भी जाता हो दिखे। दूसरा नाम है शक्ति पंप्स का। यहाँ पे आप खरीदारी करें तो लेवल आपको रखना है ध्यान में 4880 रुपये का, जो कि मौजूदा लेवल के आसपास ही है। 4700 आपका स्टॉप लॉस होगा, 5200 और इवेंचुअली 5500 तक के जो लेवल्स हैं वो 2 से 3 हफ्ते में आते हुए दिखेंगे। अगर मार्केट रिकवरी शुरू हो गई या बाउंस बैक आ गया, हो सकता है कि फिर 5 से 7 दिन में ही ये जो टारगेट्स हैं वो अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये दोनों स्टॉक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए और इनफैक्ट अपना समय आज देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? देखिए, जितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए इसमें से कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन चूंकि ब्रेकआउट के पास स्टॉक्स हैं तो हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। और शक्ति पंप और हुतामाकी का कल के सेशन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हुए हैं लॉन्ग साइड के लिए, तो इसीलिए हमने आपके क्लाइंट्स को भी वही सलाह दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आज सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। इस बाउंस बैक में हो सकता है कि मेटल में और उसके साथ साथ बैंक्स में, आईटी में, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। उसमें आप एफएमसीजी को भी जोड़ सकते हैं। तो इन शेयरों में हो सकता है कुछ एक्शन बनता हो दिखे, बाउंस बैक आता हो दिखे। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं। नतीजों पर खास खबरें रहती है और छोटे मौजूद स्टॉक्स जो रहते हैं, छोटे शेयर ऊंची छलांगे, खास सेगमेंट वो लेकर भी आते हैं आपके लिए। तो सुबह 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज मार्केट्स में एक रिकवरी देखने को मिलेगी। आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।